प्रिय छात्राध्यापकों, हम बात कर रहे थे भारतीय समाज पर औपनिवेशिक प्रभावों की। जब सन 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के समक्ष उनकी भाभी को सती प्रथा का शिकार होना पड़ा, उसके पश्चात भारतीय समाज के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों ने भी इसको सहमति प्रदान की और इस अमानवीय प्रथा को सदा सदा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया, इसको बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रभाव था सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने का। इसे सामाजिक भावनाओं में भी विरोध की भावना भी पैदा हुई, लेकिन जो भारतवर्ष का बुद्धिजीवी वर्ग था उनके अनुसार ये कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी थे, जिसके कारण विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ, बाल विवाह रुका, सती प्रथा का बंद हो गया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, दहेज प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, जो सामाजिक मूल्य थे उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारतीयों के साथ अंग्रेज़ों ने बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। भारतवर्ष की संस्कृति इस प्रकार की संस्कृति थी कि हम मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाते, ना ही मन से, ना ही कर्म से, ना ही वचन से। लेकिन भारतीयों की आस्थाओं को अंग्रेज़ों ने जमकर तहस नहस किया। जो सामाजिक मूल्य थे उनका हनन किया गया, जो धार्मिक मूल्य थे, भारतीय मंदिरों को तोड़ा गया, भारतीय जो सांस्कृतिक विरासतें थी उनको तहस नहस किया गया, भारतीय जो परंपराएं थी उनमें परिवर्तन किया गया बलपूर्वक। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, जो पारिवारिक जीवन था, पितृसत्तात्मक परिवार भारतवर्ष में थे, लेकिन जैसे ही महिलाएं शिक्षित होने लगी, पुरुषों के समान अवसर उनको मिलने लगा, तो लगभग भारतीय परिवारों में पितृसत्ता टूटने लगी और कुछ परिवार ऐसे भी निकले जहां पर मातृ सत्ता जो थी वो स्थापित होने लगी। महिलाओं को सशक्तिकरण प्राप्त हुआ। जो महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहकर बच्चों का लालन पालन करती थी या घर के अन्य सदस्यों की सेवा भाव का कार्य करती थी, उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिला, वो भी नौकरी पेशा करने लगी, जिससे पारिवारिक जीवन में और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि हुई। भारतवर्ष में व्यक्ति अपने हित की बात औपनिवेशिक काल में सोचने लगा। आज हम बात करते हैं कि अपने हित को गांव के लिए पहले सर्वप्रथम हम व्यक्तिगत हित को परिवार के लिए न्यौछावर कर देते हैं और परिवार का हित गांव के लिए, गांव का हित हम अपने जिले के लिए और जिले का हित राज्य के लिए और राज्य का हित हम राष्ट्र के लिए, अर्थात राष्ट्र के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन औपनिवेशिक काल में व्यक्तिवादी भावना का प्रादुर्भाव हुआ। व्यक्ति अपने फायदे के लिए कार्य करने लगा, वो चाहे देश हित में बात थी चाहे नहीं थी। बहुत सारे लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ उनके पास नौकरियां करने लगे, उनसे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सामाजिक ढांचे में और सामाजिक जो हमारे जो नैतिक मूल्य थे उनमें भी परिवर्तन आया, अर्थात व्यक्तिवादी भावना को बल मिला, उसमें वृद्धि हुई। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश कर दिया गया और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा भारतवर्ष में बाबू निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। जो हमारी गुरुकुलों की शिक्षा थी, हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उसको लगभग तहस नहस कर दिया गया। राजनीतिक संगठनों का प्रादुर्भाव, ये औपनिवेशिक काल का प्रभाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रादुर्भाव 1985 ईस्वी में हुआ, जिस उद्देश्य को लेकर अंग्रेजों ने इस संस्था का निर्माण किया था, उसके बिल्कुल विपरीत
इसके दूरगामी प्रभाव हुए और अंततः यह संगठन अंग्रेज़ों की जड़ें उखाड़ कर फेंकने में सक्षम हुआ। अर्थात ये एक औपनिवेशिक की प्रभाव था कि भारतीय समाज के अंदर राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1985 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसका गठन किया गया था। गठन उनके अपने फायदे के लिए था, लेकिन आगामी चलकर इसने भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को राष्ट्रभक्ति प्रदान करी, एकता प्रदान की और एकजुट होने में महत्वपूर्ण कार्य किया इस संगठन ने। अंत में जब महात्मा गांधी के हाथों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डोर आ गई, उन्होंने विभिन्न आंदोलन चलाकर, वो चाहे भारतीय किसानों के पक्ष में हो, वो चाहे औद्योगिकरण की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ हो, अनेकों आंदोलन चलाए गए। वो चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। इस संस्था में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में भारतीय जो सामाजिक ढांचा था उसमें भारी उथल पुथल हुई और अनेकों परिवर्तन देखने को मिले, जिनकी हमने चर्चा की। आगे हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की गलत नीतियों तथा भारी भरकम भू राजस्व वसूलने के कारण भारतीय किसानों को कृषि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तथा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्हें बार बार आंदोलन करने पड़े। इन दृश्यों में आप आंदोलनों के चित्र कुछ देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक प्रभाव की। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेश के क्या प्रभाव पड़े, औपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हुई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाज़ारों में भर जाने से हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेज़ों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप व अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहाँ कारखानों का विकसित होना था। यह वह समय था जहाँ एक ओर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था तथा वह अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था, और वहीं दूसरी ओर तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। अर्थात इस दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हुई उसे निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। निम्न जो शीर्षकों के माध्यम से उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक प्रभाव। भारतीय हस्तशिल्प पर औद्योगिकरण का इतना बुरा प्रभाव हुआ कि भारतीय हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प जितने भी हाथ से बनाए जाने वाले कारखाने या हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं थी, वो अंग्रेजी राज्यों में, ब्रिटिश राज्यों में विकसित उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के सामने टिक नहीं सकी और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ। हथकरघा उद्योग का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, इसके पीछे यही कारण था कि भारतीय हथकरघा उद्योग जो था वो ब्रिटिश जो औद्योगिक
विकसित उद्योगों में निर्मित माल था उसके समक्ष ठहर नहीं सका, और भारतीय जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। भारतीय जो श्रमिक थे जो घरेलू उद्योगों में कार्य करते थे वो बेकार हो गए, बेघर हो गए, उनको रोटी के लाले पड़ गए, वो निर्धनता की कगार पर आ गए। पुराने औद्योगिक नगरों का उजड़ना, जहाँ कभी भारतीय जो पुराने औद्योगिक नगर थे व्यापार का केंद्र हुआ करते थे, वो उपनिवेशी काल में लगभग उनका पतन हो गया, उन नगरों का उजड़ना प्रारंभ हो गया। कारीगरों में गरीबी व भुखमरी फैल गई, व्यापार की अवनति हो गई, क्योंकि पक्षपातपूर्ण आयात निर्यात या व्यापार नीति का अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष में संचालन किया गया। आयात पर कोई कर नहीं होता था, भारतीय जो माल होता था उसके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे कि भारतीय बुनकरों की या भारतीय कारीगरों की उसमें जो उनका मूल भाव होता था वो भी उन्हें प्राप्त नहीं होता था। पक्षपातपूर्ण उनकी व्यापार नीति थी। भारतवर्ष एक आयातक देश बनकर रह गया, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। कृषि पर प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी इच्छा के साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार भारतीय किसानों के ऊपर नियम थोपे कि आप फलां फसल की कृषि करेंगे, जबकि जो परंपरागत यहाँ का कृषि कार्यक्रम था उसको उन्होंने प्रभावित किया। भूमि में कर की वृद्धि लगा दी, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कर दिया, निश्चित कर लगा दिया, चाहे तूफान के कारण, भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण उपज हो ना हो, लेकिन किसानों को, कृषकों को, अंग्रेजी सल्तनत को भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, भारी कर, भूमि कर चुकाना पड़ता था। यदि वो अपना कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमियां जो थी वो हड़प ली जाती थी, उनकी जो संपत्तियां थी वो जब्त कर ली जाती थी। अर्थात उपनिवेशवाद ने पूरे के पूरे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस करने की ठान ली थी, और भारतवर्ष से जो कुछ भी उन्हें नज़र आता, उनके हासिल होता, वो अपने देश को सस्ते दामों पर वो खरीद कर भेज देते थे। और उसी कच्चे माल का जब वो निर्मित रूप में वस्तु बनाते थे उसको भारी ऊंचे दामों पर भारतीय बाजारों में वो लाकर बेच देते थे। सख्ती से लगान इकट्ठा करना, जैसे हमने बात ही कर ली, भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी लगान व्यवस्था ने। औपनिवेशिक काल में किसानों का ऋणी हो जाना, किसानों पर कर का बोझ बढ़ने के कारण भारतीय किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। भूमि पर बढ़ता बोझ, कृषि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना, जमींदारों को रियासतें बांट दी गई और जमींदार आगे मनमाने ढंग से किसानों से कर वसूल करते थे, जिसमें वो भारी सख्ती करते थे, जिससे अधिकांश किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। किसान भागकर जंगलों में शरण ली किसानों ने, अर्थात किसानों पर औपनिवेशिक काल में बहुत भारी अत्याचार किए गए। कृषि का वाणिज्यीकरण, उद्योगों में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उनका रोपण भारतीय किसानों द्वारा करवाया जाता था, तथा उस कच्चे माल को भारी सस्ते दामों पर किसानों से लिया जाता था, जिससे उनकी लागत मूल्य की प्राप्ति भी नहीं होती थी। अकाल, जिस परिणाम स्वरूप अकाल और गरीबी व भूखमरी, इन गलत नीतियों के कारण भारतवर्ष में औपनिवेशिक काल में बहुत बार अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई और भूखमरी के कारण हजारों लाखों लोगों को अपने जीवन खोने पड़े। भारतीय धन की निकासी, औपनिवेशिक जो व्यापार नीति थी उसमें सीधे तौर पे जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था उसके धन की सारी निकासी जो थी वो विदेशों को होने लगी। भारत एक निर्यातक देश बन गया, एक आयातक देश बन गया, और यहाँ से जो निर्यात होता था वो बहुत भारी सस्ते दामों पर यहाँ कच्चा माल यहाँ से खरीदा जाता था और बाहर भेज दिया जाता था। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदारों का उदय। जो पुराने जमींदार थे जिनका किसानों के साथ नाता था, उनकी जो जागीरें थी
वो छीन ली गई और नए जमींदारों को कार्य सौंपा गया, जिससे पुराने जमींदार जो थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट भी हो गए और उनकी जो जमींदारी थी वो लगभग तबाह हो गई, जिससे भारतीय समाज में एक रोष की भावना थी, विरोध की भावना थी। ग्रामीण स्वायत्तता का अंत हो गया। गांव में जिस प्रकार एक स्वतंत्र भारत में लोग रहना चाहते थे या रहते थे, वो पूरी तरह से औपनिवेशिक काल में गांवों की स्वतंत्रता का अंत हो गया। यातायात व संचार के साधनों का विकास हुआ। औपनिवेशिक काल में यातायात व संचार के साधनों का विकास हुआ, लेकिन उसका अधिकोधिक प्रयोग जो था वो ब्रिटिश शासन ही अपने लिए करते थे, जिससे भारतीय जो औद्योगिक व्यवस्था थी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, जिसको बहुत कम लाभ उसका मिलता था। रेलवे, सड़कें, डाक व तार का भारतवर्ष में अंग्रेजों ने भरपूर विस्तार किया और इसके बूते पर उन्होंने अपने साम्राज्य को भारतवर्ष में अपने साम्राज्य की नींवें मजबूत की। नए सामाजिक वर्गों का उदय, श्रमिक वर्ग, भूमिहीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इस प्रकार के अनेकों वर्ग भारतवर्ष के समाज में उत्पन्न हो गए। आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई और जो पुरातन उद्योग थे, पुराने उद्योग थे भारतवर्ष में, वो समाप्त हो गए, वो नष्ट हो गए। भारतीय धन का अपव्यय, औपनिवेशिक जो भारतवर्ष में उपनिवेश साम्राज्यवादी थे लोग थे, उन्होंने भारतीय धन का प्रयोग अपने ऐशो आराम के लिए किया। उन्होंने भारतीय धन का प्रयोग, भारतीय जो तंत्र था, भारतीय जो संपत्ति थी, उसका प्रयोग उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए किया और अधिकांश धन जो था वो अपने विदेशों में भेज दिया। अगर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारतवर्ष में आती है तो उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया जाता था, जबकि दूसरी ओर भारतवर्ष में बिहार और उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में अकाल से मर रहे लोगों की तरफ कोई परवाह नहीं की जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में स्थापित की गई थी। इस काल में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और भारत का आर्थिक एकीकरण हुआ। जब ये लगा भारतवर्ष में के बहुत अत्याचार आर्थिक तौर पे किए जा रहे हैं, अनेक किसान विद्रोह हुए। 1857 ईस्वी में भारतवर्ष की संपूर्ण जनता ने एकीकृत होकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का प्रयास किया। किन्हीं कारणवश सफलता नहीं मिली, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में औपनिवेशिक काल में 1857 के विद्रोह का कोई महत्व नहीं है। उसी के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। उसके पश्चात भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, जो विशाल आंदोलन थे, जिनके कारण क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे चलाए गए, वो इसी संस्था के नेतृत्व में चलाए गए और अंततः 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष से इन उपनिवेशवादियों को, अंग्रेजों को स्वदेश लौटना पड़ा। ये राजनीतिक चेतना का ही विषय था और ये राजनीतिक चेतना का ही परिणाम था। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज पर औपनिवेशिक, भारतीय राजनीति पर औपनिवेशिक प्रभाव की बात करते हैं कि राजनीति पर क्या प्रभाव। चित्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं किस तरह से आधुनिक उद्योगों का भारतवर्ष में प्रत्यार्पण औपनिवेशिक काल में हुआ। भारतीय राजनीति पर औपनिवेशिक प्रभाव, सबसे पहले मैं बात कर चुका हूं कि राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव। भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र सेवा की भावना पनपी। अंग्रेजी राज के खिलाफ उपनिवेशवादियों के उपद्रवों को सहन न करने की भारतीय लोगों ने ठानी। वह एक राजनीतिक चेतना का ही परिणाम था। एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का उदय हुआ और भारतवर्ष में राजनीतिक एकीकरण हुआ और सारा भारत मिलकर उठ खड़ा हुआ। उसी का ही परिणाम था कि अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा।
औपनिवेशिक काल में भारतीय राजनीति में भारी फेरबदल हुआ। भारतवर्ष अनेक छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था तथा इन रियासतों के राजा आपसी मतभेदों के कारण आपस में लड़ते रहते थे। उनमें आपसी एकता का अभाव था। मुगल वंश के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश शासन आया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव के उपरांत ही देश के राजनीतिक जीवन में तीव्र गति में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों की गलत नीतियों का ही परिणाम था। इस आंदोलन को तो अंग्रेजों ने भारतीयों की ही सहायता से दबा दिया हो, परंतु इस सुलगती चिंगारी ने भारतीयों के मनों में स्वतंत्रता के प्रति एक चेतना जागृत कर दी। परंतु ये चिंगारी भारतीयों के मन में सुलगती रही और अंततः अंग्रेजों को भारतवर्ष से जाना पड़ा। उस समय के महान नेता तिलक ने स्वराज्य मंत्र का उद्घोष करते हुए नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ऐसे ही अनेक नारे भारतीय क्रांतिकारियों ने दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद आदि नारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे भारतीय जनमानस के मन में एकता की भावना पनपी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। यह चेतना और तीव्र तब हुई जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया। राजनीति पर उपनिवेशवाद के जो प्रभाव पड़े उन्हें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा दर्शाने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राजनीति पर औपनिवेशिक प्रभाव के कुछ छायाचित्र आपके समक्ष हैं, जिनमें गांधी जी नज़र आ रहे हैं, दादा भाई नौरोजी नज़र आ रहे हैं। और ये राजनीतिक चेतना का ही प्रभाव था कि भारतीय नेताओं में अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए प्रयास जो था वो प्रारंभ हो चुका था। भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा जो प्रभाव उपनिवेश का पड़ा वो ये पड़ा, सबसे पहले मुगल वंश का पतन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना पनपी देशभक्ति की कि देश को आज़ाद करवाने के लिए भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय देशभगत, स्वतंत्रता सेनानी या भारतवर्ष के वीर योद्धा, युवा, किसान, महिलाएं, पुरुष, विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर, सभी लोग किसी भी कीमत पर अपनी जान की परवाह किए बिना भारत के लिए स्वतंत्रता लाना चाहते थे। उसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। पूर्ण रूप से भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। 1857 का संग्राम जब हुआ, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेजों ने भांप लिया कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा नहीं गया, इनमें किसी कारणवश फूट नहीं डलवाई गई, तो अधिक दिनों तक भारतवर्ष में औपनिवेशिक शासन नहीं चलेगा, ब्रिटिश शासन नहीं चलेगा, कंपनी का शासन नहीं चलेगा। 1857 के पश्चात ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया और उसी दिन से उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतवर्ष के 2 टुकड़े हो गए और भारी रक्तपात हुआ। ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति थी। उन्होंने भारतीयों में हिंदू मुस्लिम जो कंधे से कंधा मिलाकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ भिड़े थे, उनको ही आपस में एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का प्रादुर्भाव, इस दौरान अनेक चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अनेकों
संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ और उनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व भी है। आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास किया गया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलनों को महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी लेने का गांधी जी का प्रयास जो था वो सफल होता दिखाई दिया। अगर हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की बात करें तो इसमें हम चौरा-चौरी की घटना का वर्णन करते हुए उस बात को स्मरण करते हैं कि जब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन उग्र हो गया और चौरा-चौरी के स्थान पर आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और वहां आगजनी की घटना हो गई, जिसमें उस पुलिस थाने के सभी कर्मचारी जलकर मर गए। जब इस घटना का पता महात्मा गांधी जी को चला तो उन्होंने उसी वक्त जो था वो अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि उनका जो आंदोलन था उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हिंसात्मक रूप धारण करे। वो चाहते थे कि हम सत्य और अहिंसा के बल पर लोगों को जागरूक करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ गलत नीतियों का विरोध करेंगे, सत्य के रास्ते पर चल के और अहिंसा के मार्ग पर चल के। और उन्होंने समस्त भारतवर्ष का नेतृत्व किया और अंततः भारतवर्ष को आज़ादी दिलवाई। इसी के परिणाम स्वरूप उनको आज भी हम राष्ट्रपिता के नाम से अलंकृत करते हैं। देश हित के लिए भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रबल प्रादुर्भाव हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े आंदोलनों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अंततः भारत छोड़ो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारतवर्ष से अंग्रेजों को जाना पड़ा। महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था औपनिवेशिक काल में कि महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सारांश के रूप में यदि हम कहें, सारांश में यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी राज्य ने भारत को अत्यधिक निर्धन तथा कृषि एवं आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन एक विरासत के रूप में दिया। भारतीय कृषि तथा परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए। भारत का व्यापार भारत के हित में नहीं रहा और भारत का धन विदेश चला गया। आत्मनिर्भर भारत विदेशियों का कर्जदार तथा परावलंबी हो गया। धन धान्य से पूर्ण भारत गरीबी व बेकारी का केंद्र बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न गहरे आर्थिक संकटों ने ही यहाँ उत्पन्न होने वाले आंदोलनों की नींव रखी तथा स्वराज प्राप्ति के लिए संपूर्ण राष्ट्र में आवाज़ बुलंद हुई। ये सभी औपनिवेशिक प्रभाव के कारण ही था। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रशिक्षु साथी इस विषय को समझ गए होंगे और इससे लाभान्वित हुए होंगे और डीएलएड की परीक्षाओं में इसका आप भरपूर फ़ायदा लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक।